नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की इंग्लिश मीडियम की हिंदी पहली इकाई का चौथा पाठ, किताबें। लेखक हैं गुलजार। पहले हम देखेंगे इस पाठ के माध्यम से क्या संदेश दिया जा रहा है। इसके बाद कविता का अर्थ देखेंगे, फिर वर्कबुक के सारे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इसके बाद वर्कबुक में अपने क्वेश्चन पेपर में जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं उस तरह से हिसाब से व्याकरण देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। विषय प्रवेश क्या है देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने पुस्तकों के साथ मनुष्य के पुराने और प्रगाढ़ संबंधों और उनके साथ बिताए गए पुराने क्षणों को याद किया है। किताबों के माध्यम से रुखों और फूलों के आदान प्रदान तथा निजी जीवन में पुस्तकों की वजह से जुड़ने वाले प्रेम संबंधों का चित्रण किया है। इसके साथ ही उन्होंने पुस्तकों के दुख दर्द, उनसे मनुष्य की बढ़ती दूरियों तथा कंप्यूटर के कारण पुस्तकों का पढ़ने में सुविधाओं आदि का मार्मिक चित्रण किया गया है। आज के समाज में लोग किताबों से ज़्यादा कंप्यूटर की तरफ मुड़ रहे हैं, ये भी व्यक्त किया गया है। मुहावरा है नज़र आना, अर्थ दिखाई देना। कविता का अर्थ देखेंगे। किताबें झांकती हैं डैश डैश अब अक्सर। आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा, उसमें पूरी पोयम रहेगी। मैं यहाँ पर शुरू के शब्द और अंत के शब्द ली हूँ। स्टार्ट करती हूँ। कवि कंप्यूटर के युग में किताबों की पहले जैसी उपयोगिता न रह जाने पर अपनी तीव्र मानसिक पीड़ा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारियों में रखने पर भी चीज़ हो गई हैं, रखने भर की चीज़ हो गई हैं। अब उन्हें अलमारी से निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी की शीशों से कभी और की ओर झांक रही हों। वे कामना करती हैं कि उन्हें बाहर निकाल कर कोई पढ़े। कवि कहते हैं कि अब तो महीनों गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना ही नहीं होता। एक समय ऐसा था जब उनकी शाम इन किताबों को पढ़ने में लगा करती थी, पर अब अक्सर ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरा पैराग्राफ है। गुजर जाती हैं डैश डैश रिश्ते वो सुनाती थी। कवि कहते हैं कि कंप्यूटर आने के पहले उनकी शामें किताबों में पढ़ने में बीता करती थी, पर जब से कंप्यूटर आ गया है तब से वे कंप्यूटर पर ही पढ़ते लिखते हैं। इसीलिए उनकी शामें कंप्यूटर के पर्दे पर किताबें बीतने लगी हैं। इस वियोग के कारण किताबें बहुत बेचैन रहने लगी हैं। अब हालत यह हो गई है कि ये किताबें नींद में चलने लगी हैं, अर्थात वे कभी को अब सपने में कभी दिखाई देती हैं। इन किताबों से जिन मानव मूल्यों की जानकारी मिलती थी और जो अक्षुण्ण हुआ करते थे, वे मानव मूल्य अब घर में नज़र नहीं आते हैं। ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी। तीसरा पैराग्राफ। वह सारे उधड़े डैश मानी नहीं उगते। कवि किताबों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि
ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थीं। वे सारे संबंध अब उधड़ गए हैं, टूट से गए हैं। अब वे उन किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है और उनके गले से सिसकारी निकलने लगती है। इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ प्रकट फट कर गिर पड़े हैं। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह बिना पत्तियों वाला कोई ऐसा ठूंठ हो जिस पर अब कोई अर्थ नहीं उगने वाला। चौथा पैराग्राफ, जुबा पर जो डैश कट गया है। कभी पुस्तकों और कंप्यूटर पर पृष्ठ पलटने के तरीकों के बारे में कहते हैं कि किताबों के पृष्ठ पलटने में जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था। अब कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने पर पृष्ठ पलक झपकते बदल जाता है। पर्दे पर मनचाहे ढंग से एक के बाद एक कोई भी पृष्ठ खोला जा सकता है। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ निजी संपर्क अब टूट गया है। पांचवा पैराग्राफ, कभी सीने पे डैश डैश मिलता रहेगा आइंदा भी। कवि कविताओं के संपर्क के बारे में बताते हुए कहते हैं कि किताबें पढ़ते समय वे किताब को कभी छाती पर रख कर लेट जाते थे, कभी उसे गोद में रख लेते थे, कभी अपने घुटनों को रिहल की तरह बनाकर पुस्तक पर उस पर रख कर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे, उसे माथे पर चढ़ाते थे ताकि भविष्य में भी उससे ज्ञान प्राप्त होता रहे। छठा पैराग्राफ, मगर वो जो डैश डैश अब नहीं होंगे। किताबों के साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी हुई होती थी। कंप्यूटर पर आधारित हो जाने पर अब शायद उनका अस्तित्व नहीं होगा। किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। ये उनके संबंधों का ताज़ा करते थे। किताबों के गिरने और उठाने के बारे में कुछ लोगों के जिंदगी भर के संबंध जुड़ते थे। कवि कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे। ये हो गया अर्थ कविता का। अब चलेंगे क्वेश्चन आंसर पर। ये पैराग्राफ है, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर मुलाकातें नहीं होती। गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थीं कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। यह है पैराग्राफ। कठिन शब्द देखेंगे या शब्दार्थ बोल सकते हैं। हसरत मतलब कामना, उम्मीद, इच्छा, सोहबत, संगत, गुजरना, बीतना, कदरें, मायने, मूल्य, सेल, कोशिका। क्वेश्चन आंसर चलेंगे। कृति नंबर 1, आकलन। आकृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में मानवीकरण किया गया है जिनका, वो बताना है, किताबों का किया गया है। दूसरा, देखने के अर्थ में प्रयुक्त शब्द। तीसरा, कवि के अनुसार किताबों की बदलती हुई 2 आदतें क्या बदली हैं वो बताना है। अगला,
चौथा क्वेश्चन है, कवि के संध्या काल बिताने के साधन पहले और अब। पहले किताबों से पे बीतते थे, अब कंप्यूटर पे। दूसरा क्वेश्चन है, वाक्य पूर्ण कीजिए। किताबों की अब बनी आदत। दूसरा, किताबें ऐसी कदरें सुनाती थीं। तीसरा क्वेश्चन है, पद्यांश पर आधारित दो ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। हसरत से कदरें। आंसर पे चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, पद्यांश में मानवीकरण किया गया है जिनका, वो हैं किताबें। दूसरा, देखने के अर्थ में प्रयुक्त शब्द तकती। देखने के अर्थ में तकती, ताकना। कवि के अनुसार किताबों की बदलती हुई दो आदतें, बेचैन रहना, नींद में चलना। कवि के संध्या काल बिताने के समय, पहले पुस्तकें, अब कंप्यूटर का पर्दा। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, किताबों की अब बनी आदत नींद में चलने की। दूसरा, किताबें ऐसी कदरें सुनाती थी जिनके सेल कभी मरते न थे। तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, किताबें किस तरह ताकती हैं हसरत से। दूसरा है, अब घर में क्या नज़र नहीं आती, कदरें। कृति नंबर 2, शब्द संपदा। पद्यांश में प्रयुक्त उर्दू भाषा के 4 शब्द ढूंढकर लिखने हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। किताबें, अलमारी, घर, रिश्ते। आंसर पे चलेंगे। उर्दू के शब्द पहले देखेंगे। हसरत, सोहबत, कदरें, मुलाकातें। दूसरा क्वेश्चन है, लिंग पहचानो। किताबें स्त्रीलिंग, अलमारी स्त्रीलिंग, घर पुल्लिंग, रिश्ते पुल्लिंग। कृति नंबर 3, सरल अर्थ। उपर्युक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ। इसके पहले हमने पूरा अर्थ बताया है, फिर से बता देती हूँ। बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी के शीशे से कवि की ओर झांक रही हों। वे कामना करती हैं कि उन्हें बाहर निकाल कर कोई पढ़े। कवि कहते हैं कि अब तो महीनों गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना भी नहीं होता। एक समय ऐसा था जब उनकी शाम इन किताबों को पढ़ने में लगा रहता करती थी। पद्यांश क्रमांक 2, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 12 से 13। वह सारे उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों में मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टूंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। जुबा पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह खुलता चला जाता है। पर्दे पर किताबों से जो आती जाती राब्ता था कट गया है अब। सफ़ा मतलब पन्ना, सिसकी मतलब धीरे धीरे रोने का शब्द, लफ्ज़ मतलब शब्द, टुंड मतलब ठूंठ, मानी मतलब अर्थ, तह बतह, परत दर परत, पर्दा कंप्यूटर का पर्दा, जाति निजी, राब्ता संपर्क। क्वेश्चन आंसर देखेंगे। कृति नंबर 1, आकलन। आकृति पूर्ण कीजिए। कवि की सिसकी निकलने के 2 कारण। दूसरा क्वेश्चन है, पुस्तकों के पृष्ठ पलटने में अंतर। तब अब, पहले क्या था अब क्या है। तीसरा क्वेश्चन, शब्दों की तुलना डैश से। क्वेश्चन नंबर 2,
आकृति पूर्ण कीजिए। कविता का घनिष्ठ रिश्ता था जिनसे वे। दूसरा क्वेश्चन, झपकी गुजरना यानी क्या। तीसरा क्वेश्चन, पद्यांश पर आधारित दो ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। पर्दे पर जाती है। आंसर पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला आंसर, कवि की सिसकी निकलने के दो कारण, लफ्ज़ों के मानी गिरना और दूसरा अल्फाज टुंड लगना। दूसरा क्वेश्चन, पुस्तकों के पृष्ठ पलटने से में अंतर, तब जीभ पर जायका आना, अब उंगली से क्लिक करना। तीसरा क्वेश्चन, शब्दों की तुलना, ठूंठ से। दूसरे क्वेश्चन का पहला आंसर, कविता का घनिष्ठ रिश्ता था जिनसे वे पुस्तकें थीं। दूसरा, झपकी गुजरना यानी क्या, पलक झपकना। तीसरा क्वेश्चन का पहला, तह बतह सब कुछ कहाँ खुलता जाता। दूसरा, कवि का किताबों से कैसा रिश्ता था। दोनों शब्दों के आंसर ये शब्द यहाँ पर हैं, ये देखिए, पर्दे पर और जाती। कृति नंबर 2, शब्द संपदा। पद्यांश में प्रयुक्त 4 उर्दू के शब्द ढूंढकर लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ वाले उर्दू शब्द पद्यांश से ढूंढकर लिखिए। पन्ना को क्या कहा गया है, शब्द को क्या कहा गया है, जीभ को क्या कहा गया है, स्वाद को क्या कहा गया है। आंसर देखेंगे। पहले 4 उर्दू के शब्द, मानी, तह ब तह, जाती, राब्ता। पन्ना को कहा गया है सफ़ा, शब्द को कहा गया है अल्फाज, जीभ को कहा गया है जुवा, स्वाद को कहा है जायका। कृति नंबर 3, सरल अर्थ। पद्यांश की प्रथम की अंतिम 5 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखना है। कभी पुस्तकों और कंप्यूटर पर पृष्ठ पलटने के तरीकों के बारे में कहते हैं कि किताबों के पृष्ठ पलटने से जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था, अब कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने पर पृष्ठ पलक झपकते बदल जाता है। पर्दे पर मनचाहे ढंग से एक के बाद एक कोई भी पृष्ठ खोला जा सकता है। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ निजी संपर्क अब टूट गया है। कृति नंबर 3, गद्यांश नंबर 3, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 13। पद्यांश, कभी सीने से पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल्स की सूरत बनाकर नीम जस्ते में पड़ा करते थे, छूते थे जमीन से वो सारा इल्म जो मिलता रहेगा आइंदा भी। मगर वो जो किताबों में गिला करते थे, सूखे और महके हुए रुके, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। शब्दार्थ, सीना, छाती, रियल, किताब रख कर पढ़ने के लिए एक प्रकार का खुलने बंद होने वाला साधन। नीम, सजदे, आधा माथा टेकना, जमी माथा, इल्म, ज्ञान, आइंदा, भविष्य में। कृति नंबर 1, आकलन। संजाल पूर्ण कीजिए। कवि किताबें यहाँ रखते थे, कहाँ कहाँ वो बताना है, सीने पर, गोदी में, पैर को बनाकर, 4 बताना है। दूसरा है, गद्यांश में आए शरीर के अंग। क्वेश्चन नंबर 2, आकृति पूर्ण कीजिए।
पद्यांश में आया ग्रंथ रख कर पढ़ने का साधन। दूसरा, पद्यांश में आया एक प्रसिद्ध पेड़ के नाम का शब्द नीम। अगला, पुस्तकों में कभी कभी ये मिला करते थे। दो चीज़ें वो बतानी हैं जिनके द्वारा संबंध जुड़ जाते थे, पुस्तकें गिरने और उठाने से। तीसरा क्वेश्चन, पद्यांश में प्रयुक्त निम्नलिखित उर्दू शब्दों के अर्थ ढूंढकर लिखिए। नीम, सजदे, इल्म, आइंदा। आंसर देखेंगे। कभी किताबें यहाँ रखते थे, कहाँ कहाँ? सीने पर, गोदी में, घुटनों पर, माथे से लगाकर। दूसरा, पद्यांश में आए शरीर के अंग छाती, गोदी, घुटना, माथा। दूसरा, पद्यांश में आए ग्रंथ रखकर पढ़ने का साधन रिहल। अगला क्वेश्चन, पद्यांश में आया एक प्रसिद्ध पेड़ के नाम का शब्द नीम। अगला, पुस्तकों में कभी कभी ये मिला करते थे। सूखे हुए फूल, रुक्के। अगला क्वेश्चन है, जिनके द्वारा संबंध जुड़ जाते थे। किताबें गिरने, किताबें उठाना, गिरना उठाना। तीसरा क्वेश्चन है, नीम, सजदे, आधा माथा टेकने की स्थिति। दूसरा, इल्म, ज्ञान, आइंदा, भविष्य में। कृति नंबर 2, शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ वाले शब्द पद्यांश में से ढूंढकर लिखिए। माथा, पुर्जा, ज्ञान, छाती। माथा, जबी, पुर्जा, रुक्के, ज्ञान, इल्म, छाती, सीने। कृति नंबर 3, सरल अर्थ। पद्यांश की प्रारंभ वाली 5 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए 25 से 30 शब्द में। कवि किताबों के संपर्क के बारे में बताते हुए कहते हैं कि किताबें पढ़ते समय वे किताब को कभी छाती पर रख कर लेट जाते थे, कभी उसे गोंद में रख लेते थे, कभी उनके अपने घुटनों को रियल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रख कर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे। उसे माथे पर चढ़ाते थे ताकि भविष्य में भी उससे ज्ञान प्राप्त होता रहे। आगे हम देखेंगे भाषा अध्ययन, व्याकरण। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला क्वेश्चन है शब्दभेद। अधोरेखांकित शब्दों का शब्दभेद पहचान कर लिखिए। पहला है, पुस्तकों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के। तो और क्या है वो बताना है। अगला, शाम कंप्यूटर के पर्दे पर गुजर जाती है। तो कंप्यूटर क्या है वो बताना है। उत्तर देखेंगे। और है समुच्चय बोधक अव्यय। कंप्यूटर है जातिवाचक संज्ञा। अव्यय, निम्नलिखित अव्ययों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब और बहुत। उत्तर देखेंगे। शहर से आने के बाद अब जगत स्वस्थ है। दूसरा, वह आदमी बहुत धीरे काम करता है। संधि देखेंगे, कृति पूर्ण कीजिए। इत्यादि, इसका संधि विच्छेद करना है और भेद बताना है। दूसरा है अधः धन गति, अधगति और भेद बताना है। आंसर देखेंगे। इत्यादि, इति प्लस आदि स्वर संधि है। अधः धन गति, अधोगति विसर्ग संधि है। सहायक क्रिया, निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया पहचान कर उनका मूल रूप लिखिए। खाना खाने के बाद वह सो गया। के बाद वह सो गया। दूसरा, उसने अपना काम पूरा कर लिया। लिया, लेना, गया, जाना।
प्रेरणार्थक क्रिया। निम्नलिखित क्रियाओं का प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। कटना, चलना। कटना, कटाना, कटवाना। चलना, चलाना, चलवाना। मुहावरे। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नजर आना, दिखाई देना। उस गांव में हर व्यक्ति पढ़ा लिखा नजर आता है। अधोरेखांकित वाक्यों के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। तोल कर बोलना, कान करना। समझदार व्यक्ति जो भी बोलते हैं बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। उत्तर, समझदार व्यक्ति जो भी बोलते हैं तोल कर बोलते हैं। सोच समझ कर बोलना होता है तोल कर बोलना। 7वां क्वेश्चन, कारक। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उनके भेद लिखिए। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। कभी सीने से पर रख के लेट जाते थे। दूसरा, कभी नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जमी से। अगला, लफ्ज़ों के संबंध कारक हैं। सीने पे या पर अधिकरण कारक, जमी से करण कारक। 8वां क्वेश्चन है विराम चिन्ह। निम्नलिखित वाक्यों के यथास्थान उचित विराम चिन्ह का उपयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। वाह, यह बगीचा तो बहुत सुंदर है। वाह के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। है के बाद पूर्ण विराम। काल परिवर्तन। निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। वे सारे रिश्ते उधड़े हैं। पूर्ण भूतकाल में करना है, उधड़े थे। दूसरा है किताबें अलमारी से झांकती हैं। इसे पूर्ण वर्तमान काल करना है। झांकती हैं, झांक रही हैं। अपूर्ण वर्तमान काल करना है। किताबें अलमारी से झांक रही हैं। पहला है वे सारे रिश्ते उधड़े थे। 10वां क्वेश्चन है वाक्य भेद। निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। संयुक्त वाक्य है। दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों का का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। किताबें अलमारी के शीशों के से कवि की ओर झांक रही हैं। विस्मयादिबोधक बनाना है। क्या अब किताबों का उपयोग नहीं होगा? विस्मयादिबोधक लास्ट में लग गया। फिर दूसरा ये बनाना है आज्ञार्थक। आंसर देखो, वाह, किताबें अलमारी के शीशे से कवि की ओर झांक रही हैं। दूसरा, अब किताबों का ही उपयोग करेंगे। आज्ञार्थक वाक्य बनाना है, अब किताबों का ही उपयोग करेंगे। 11वां क्वेश्चन, वाक्य शुद्धिकरण। निम्नलिखित वाक्यों का शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। मई आपके साथ चलेगा। मई। दूसरा है मेरे को पानी चाहिए। पहला है मैं आपके साथ चलूँगा। मई की जगह मैं। दूसरा है मेरे को पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। आगे भाषा बिंदु पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 14। शब्द युग्म पूरे कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। घर घर घर। महात्मा गांधी का नाम घर घर जाना जाता है। अगला उधेड़। उस वृद्धा के रिश्ते उधेड़ से हैं। उधड़े से हैं। उधड़े। अगला है भला।
भला बुरा, भला बुरा कैसा भी हो भाई भाई होता है। प्रचार प्रचार प्रसार, आज का ज़माना प्रचार प्रसार का है। भूख भूख प्यास, किसान भूख प्यास सहते हुए निरंतर अपने काम में लगा रहता है। भोला भाला, रमेश एक भोला भाला लड़का है। इस तरह से आगे लेखनी पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 12 पे है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पुस्तकों से संबंधित चर्चा के आयोजन में सहभागी होकर लिखिए। कृति के लिए आवश्यक सोपान, पाठ्येतर पुस्तकों का संकलन, पुस्तकों की देखभाल, विचार मंथन, विचार वाक्य, सुवचन। आगे है संभाषणी पाठ्यपुस्तक क्रमांक 13 पे है। सुप्रसिद्ध कवि गुलजार जी की अन्य किसी कविता का मौन वाचन करते हुए आनंद पूर्वक रसास्वादन कीजिए तथा निम्न मुद्दों के आधार पर केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। विषय, उद्देश्य और भाव। अपने तहसील जिले के शासकीय ग्रंथालय संबंधी जानकारी निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर प्राप्त कीजिए। स्थान, स्थापना तिथि, वर्ष, स्थापक का नाम, पुस्तकों की संख्या, विषयों के अनुसार वर्गीकरण। आगे है आसपास पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 13 पे है। पुस्तकाचे गांव भिलार संबंधी जानकारी समाचार पत्र अंतर्जाल आदि से प्राप्त कीजिए और उसे देखने का नियोजन कीजिए। पठनीय पाठ्यपुस्तक क्रमांक 13 पे है। पाठ्यपुस्तक की किसी एक कविता का मुखर एवं मौन वाचन कीजिए। श्रवणीय पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 13 पे है। सफरदर हाशमी रचित किताबें कुछ कहना चाहती हैं। कविता सुनिए। रचना विभाग से है। कल्पना पल्लव पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 13 पे। ग्रंथ हमारे गुरु, चर्चा कीजिए तथा अपने विचार लिखिए। ग्रंथ हमारे गुरु, ये है। कहावत है, गुरु बिन होत न ज्ञान, अर्थात बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। गुरु सदा हमारा उचित मार्गदर्शन करते हैं। गुरु की महिमा भली सभी लोग स्वीकार करते हैं। ग्रंथों में ज्ञान का भंडार होता है। यह ज्ञान हमें ग्रंथ पढ़ने से मिलता है। हम जिससे ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे हम अपना गुरु मानते हैं। ग्रंथों से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसीलिए ग्रंथों को भी गुरु का दर्जा दिया जाता है। विद्वान व्यक्ति ग्रंथों की रचना मनुष्य की भलाई के लिए करते हैं। कहानियाँ या उपन्यास लोगों का मनोरंजन करते हैं और उनमें से हमें कुछ सीखने को मिलता है। रामायण, महाभारत तथा भगवत गीता उनके महापुरुषों के प्रेरणा स्रोत हैं। गुरु सर्वत्र उपलब्ध नहीं होते, इसीलिए सद्गुरु ग्रंथ गुरु की कमी की पूर्ति करते हैं। ग्रंथों में गुरु के सारे गुण विद्यमान होते हैं। जिस तरह गुरु किसी के साथ भेदभाव नहीं करते और अपना सारा ज्ञान शिष्य को प्रदान कर खुद खुश होते हैं, उसी तरह ग्रंथ भी बिना भेदभाव के अपना सब कुछ पाठक को प्रदान कर देता है न चाहता है। इसीलिए ग्रंथ हमारे गुरु हैं, हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं। इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।